नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। भारत में शिक्षा को हमेशा ज्ञान और संस्कार का मंदिर माना जाता है, लेकिन जब किसी बड़े शिक्षण संस्थान से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर दें, तो यह न सिर्फ हमारे समाज बल्कि पूरी संस्कृति पर सवाल खड़ा कर देता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाली घटना ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के आईआईटी विश्वविद्यालय से आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहाँ के हॉस्टल में नेपाल की छात्रा प्रकृति की लाश संदिग्ध हालत में मिली, लेकिन जितना यह मामला हैरान करने वाला था, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था प्रशासन का रवैया और उसके बाद छात्रों का गुस्सा। जिसके बाद सवाल यह है कि यह सच में आत्महत्या थी या किसी गहरी साजिश का हिस्सा, और प्रशासन ने इसे हल्के में क्यों लिया और छात्रों को आखिरकार विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ा। असल में यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही और इंसाफ की लड़ाई का मामला बन चुका था। तो ऐसा क्या हुआ था, जानते हैं आगे इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। उनमें से एक महिला गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि हम 40,000 छात्रों को खाना खिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी दूसरी महिला बोल पड़ती है कि तुम्हारे देश नेपाल का उतना बजट नहीं होगा जितना हम तुम पर खर्च कर रहे हैं। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें सुरक्षा गार्ड कुछ छात्रों के साथ मारपीट कर रहे होते हैं और छात्रों को घसीट घसीट कर पीटा जा रहा था, जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। ये वीडियो न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी तेजी से वायरल हो जाती है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगते हैं। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री और संसद में भारी हंगामा हुआ। दरअसल जब एक नेपाली छात्रा के साथ नस्ल भेदभाव का मामला सामने आया तो नेपाल सरकार ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणियां और भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में यह घटना ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के केआईआईटी विश्वविद्यालय की है, जहां नेपाल की एक लड़की बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा प्रकृति लामा पढ़ाई कर रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। प्रकृति के 16 फरवरी 2025 को दोपहर करीब 2 बजे नेपाल में अपनी मां को फोन किया और बातचीत के दौरान नेटवर्क की समस्या होने की वजह से उसे आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी मां से कहा कि वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रही है और वापस लौटने के बाद तुरंत बात करेगी। उसकी मां ने इसे सामान्य बातचीत समझकर हाँ कह दिया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी बेटी की आखिरी कॉल है। खैर, जब प्रकृति अचानक से लापता हुई तो उसके दोस्त उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, क्लासरूम में, कैंपस में, सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्थल में, लेकिन प्रकृति कहीं नहीं मिल रही थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उसे कई बार फोन किया मगर कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। आखिरकार जब वह उसके हॉस्टल के कमरे तक पहुंचे तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रकृति अब इस दुनिया में नहीं थी। यानी कि जिसने कुछ घंटे पहले ही अपनी से बात की थी और दोबारा फोन करने का वादा किया था, अब वह मृत पाई गई। ये खबर पूरे विश्वविद्यालय में आग की तरह फैल गई। हर जगह हलचल मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये अचानक कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे बातें निकलकर सामने आने लगीं। तो पहली कहानी ये सामने आई कि प्रकृति और बीटेक के छात्र आद्विक श्रीवास्तव के बीच रिश्ता था और दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। छात्र भड़क गए और सब प्रशासन से जवाब मांगने लगे कि अगर ये सब पहले से हो रहा था तो किसी ने कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि प्रकृति ने इस बात को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की थी। लेकिन असल में प्रकृति की मौत की वजह कुछ और ही थी, जो आगे आपको पता चलेगा। इस घटना के बाद विशेष रूप से नेपाली छात्रों में आक्रोश भड़क उठता है। वह इस मौत को सिर्फ एक हादसा मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर 16 फरवरी की रात भर वह विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करते हैं और प्रकृति के लिए न्याय की मांग करने लगते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इस विरोध को शांत करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करता है और छात्रों को समझाने के बजाय 17 फरवरी को प्रशासन एक आदेश जारी करता है, जिसमें कहा जाता है कि 15 अप्रैल तक विश्वविद्यालय विशेष रूप से नेपाली छात्रों के लिए बंद रहेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने नेपाली छात्रों को जल्द से जल्द हॉस्टल खाली करने का निर्देश दे दिया। इस आदेश के बाद छात्रों में और भी ज्यादा गुस्सा फैल गया। इस आदेश के बाद छात्रों के साथ जबरन मारपीट शुरू हो जाती है। तो कुछ छात्रों ने इस पूरी घटना का
वीडियो बना लिया, लेकिन विश्वविद्यालय के लोगों ने जबरदस्ती फोन चेक करके सारे वीडियो डिलीट करवा दिए। साथ ही हॉस्टल में मंजूषा पांडे और जयंती नाथ नाम की 2 बच्चों को धमकाने लगी। मंजूषा गुस्से में चिल्लाई और कहा कि हम 40,000 बच्चों को फ्री में खिला पिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग हमसे ही सवाल कर रहे हो, और आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। और जयंती नाथ ने तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारे पूरे देश का उतना बजट नहीं होगा जितना हम तुम पर खर्च कर रहे हैं। यानी बच्चों को चुप कराने की पूरी कोशिश की गई और डराया धमकाया गया ताकि कोई इस मामले को आगे न बढ़ाए। लेकिन जब इस घटना के वीडियो और ऑडियो वायरल हो जाते हैं तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और 2 अधिकारियों को जांच के लिए भारत भेजते हैं। नेपाल में इस घटना को लेकर बड़े स्तर की रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है और यह पता चलता है कि आद्विक का परिवार एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कुछ राजनेता आद्विक को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मामला नेपाल और पूरे देश में फैल गया तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। विश्वविद्यालय के छात्रों की भारी विरोध के कारण कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है और सुरक्षा गार्ड रमाकांत नायक और जोगेंद्र बेहरा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी शिवानंद मिश्रा, प्रताप कुमार और सुधीर कुमार को सस्पेंड कर दिया जाता है। छात्रों को धमकाने वाली महिला प्रोफेसरों में से एक माफी मांगती है, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की और केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया। यह घटना भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। एक छात्र को बचाने के लिए लगभग 39,000 छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। प्रकृति की मौत केवल एक आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्रताड़ना का नतीजा था। कुछ सूत्रों और तर्कों की माने तो शायद उसका कत्ल हुआ था और उसके बाद लाश हॉस्टल में प्लांट की गई थी, क्योंकि घटना से कुछ समय पहले उसने अपनी मां को फोन किया था और समय तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अगले ही पल वह अपनी जान कैसे ले सकती है। खैर, जांच चल रही है और उम्मीद है सच जरूर सामने आएगा। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो किया वह किसी भी तरह से मानवीय नहीं था और शिक्षा व्यवस्था, राजनीति और समाज के गहरे सवालों को जागृत करती है। इस मामले में दखल देना यह दर्शाता है कि यह घटना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दी, और यह प्रशासन की नाकामी को भी उजागर करता है कि जब तक मामला सार्वजनिक नहीं हुआ तब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि छात्रों के विरोध और मीडिया रिपोर्टिंग के दबाव में कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि असली गुनहगारों को बचाने के लिए सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को लेकर इस मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। यह भारतीय शिक्षा तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है, क्योंकि प्रकृति और की मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, लेकिन अगर कुछ सूत्रों के अनुसार यह हत्या थी तो इसका मतलब है कि इस मामले में सच्चाई को छुपाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर षड्यंत्र रचा गया था। ये कहानी शिक्षा व्यवस्था की खामियों को बेनकाब करने के साथ साथ यह भी दर्शाती है कि किस तरह सामाजिक और राजनीतिक दबाव किसी निर्दोष छात्र के जीवन को खत्म कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।